everyone. My name is Vivek Sharma, and in this video, we will be discussing about four major articles. In the first article, we will be discussing about India-China relation. Then we will be talking about space cooperation in the second article. Then हम बात करेंगे right to trauma care की, and last में we will be talking about Indian grid system, जो कि कहीं ना कहीं अभी under pressure है because of low monsoon. तो आइए एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो अभी रिसेंटली चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया के विजिट पे थे और इंडिया के बारे में इन्होंने कहा कि भी हम म्यूचुअल ट्रस्ट और कहीं ना कहीं डाउट को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे के रिलेशन को परस्यू करना चाहते हैं. तो यहां आपको याद रखना है कि इंडिया चाइना के साथ 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें अगर हम बात करें वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख और अक्साई वाला एरिया है, मिडिल सेक्टर आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है और ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश वाला आ जाता है. तो इसमें लद्दाख सेक्टर को कहीं ना कहीं चाइना क्लेम करता है एंड कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को भी चाइना क्लेम करता है. तो यहाँ पे आपस में कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म बिल्ड किया था 2003 में. उसके अलावा वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन 2012 में, एंड साथ के साथ मिलिट्री लेवल पे टॉक्स भी बॉर्डर लेवल पे आपकी चलती रहती है. बट प्रॉब्लम अभी हमारी ये है कि चाइना के साथ जो गलवान इशू हुआ था उसके बाद से वापस से ट्रस्ट करना इतना इजी नहीं रहेगा. मोर ओवर एलएसी को लेके अभी भी काफी अनरिजॉल्व टेंशन आपकी देखने को मिलती है. एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो एक बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हमारे को चाइना के साथ देखने को मिलता है इंडिया का. हम कहीं ना कहीं डेफिसिट में है ट्रेड में इसमें. एंड मोर ओवर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेके जो चाइना की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी है, इससे इंडिया के कई सेक्टर्स के ऊपर असर पड़ता है. जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो इंडिया के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चाइना की एक बड़ी जाइंट कंपनी आने वाली थी, बट चाइना गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रोक लगा दी बिकॉज चाइना अपना बैटरी इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर प्रमोट करना चाहता. तो दैट्स व्हाई इंडिया के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिली. एमरॉन का केस है, आप जरा एक बार इस केस स्टडी को जरूर देखना. वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड स्ट्रेटेजिक राइवलरी, दोनों ही यहाँ पर, तीनों ही चीजें यहाँ पर आपको इंडिया चाइना रिलेशन में देखने को मिलती है. हम पहली ऐसी नॉन सोशलिस्ट कंट्री थी जो 1950 में चाइना को जिसने रिकॉग्नाइज किया था. एंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभी नेशनल लेवल पे आपकी एक इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिक्स की समिट हुई थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की. तो उसके लिए ये वांग यी थे जो इंडिया आए हुए थे. वैसे हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म में इनके साथ ऑपरेट करते हैं, जैसे ब्रिक्स के अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्लाइमेट चेंज और आपके जैसे ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, इनमें भी हम चाइना के साथ कहीं ना कहीं हाथ से हाथ मिला के काम करते हैं या कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं. वैसे अगर हम देखें तो इसका बेनिफिट अभी मीटिंग का ये रहेगा कि बॉर्डर टेंशन कम होगी, एशिया में पीस आएगी, कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के जो कंसर्न है हम उसके लिए इक्विवोकल होके बात रख सकेंगे. एंड कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक कनेक्टिविटी या इकोनॉमिक एंगेजमेंट और सप्लाई चेन जो है वो और ज़्यादा बेटर होगी. तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की ज़रूरत है अभी बॉर्डर एरिया में. कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है एंड कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस करना होगा, तभी ये लॉन्ग लास्टिंग आप रिलेशन इंश्योर कर सकते हो. तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड आपके कुछ PYQ. आइए अब बात करते हैं अपने सेकेंड आर्टिकल की. ब्रिक्स आपको पता होगा, ब्रिक एक्चुअल में जिम ओनियल ने एक टर्म दी थी और इसमें यह कहा था कि ये इमर्जिंग इकोनॉमी है. बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हो जाता है, तो जिसके बाद इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स. बट प्रेजेंटली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड UAE इसके मेंबर हैं. अभी यहाँ पे रिसेंटली एक मेंबरशिप कंक्लूड की गई, या आप कह सकते हो कि एक मीटिंग कंक्लूड की गई, जहां पे स्पेस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड स्टेबिलिटी एंड स्टेट सैटेलाइट एप्लीकेशन के ऊपर फोकस किया गया. तो इस मीटिंग का नाम था हेड ऑफ स्पेस एजेंसी मीटिंग, जो कि ब्रिक्स के अंडर आपकी अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट की है. जैसे कि आपको पता होगा इंडिया के पास इस साल ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है. तो यहाँ पे फोकस है कि कैसे स्पेस को हम लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसमें कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क क्रिएट करने की बात की जा रही है ब्रिक्स के मेंबर्स के लिए, ताकि पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस को हम प्रमोट कर सकें. और इसमें सैटेलाइट बेस्ड एप्लीकेशन हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, सब में फोकस किया जाएगा.
अब जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं जो वेरियस सर्वे कंडक्ट करती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए, नेविगेशन के लिए, स्पेस साइंस की रिसर्च के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इन कोर एरियाज में फोकस किया जाएगा। बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं स्पेस सेक्टर में जो आज की डेट में देखने को मिलती हैं, जैसे स्पेस के अंदर डिब्रिस ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के लिए एक थ्रेट है। मोर ओवर आज की डेट में जिस तरह से लाइक मिलिटराइजेशन ऑफ लाइक आपके स्पेस किया जा रहा है वो भी एक कंसर्न है। एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी वेरियस कंट्रीज के सैटेलाइट डाटा के बीच में नहीं देखने को मिलता है, ये भी एक कंसर्न है। अगर हम यहाँ पे इन कंसर्न्स को ओवरकम कर पाते हैं तो हम पीसफुल एक्सप्लोरेशन स्पेस का कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाएंगे, रेजिलिएंट स्पेस इकोनॉमी को इंश्योर कर पाएंगे, एंड इससे कहीं ना कहीं हम इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप को इंकरेज करके प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ना केवल यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपका पाथ काफी अच्छा हो जाता है जहां पे आप सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, बट कॉपरेशन इमर्जिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा इंडिया, चाइना और बाकी कंट्रीज के भी कॉन्फिडेंस को। तो वैसे इंडिया के अंदर हमने इन स्पेस लाइक एक एजेंसी बना रखी है, इसके साथ साथ हमने लिबरलाइज किया, प्राइवेट सेक्टर के भी पार्टिसिपेशन को इसमें अलाउ किया। गगनयान, चंद्रयान, आदित्य L1 ये कहीं ना कहीं हमारे आप ये कह सकते हो कि कोर मिशन हैं जो कि इंडिया के एक्सीलेंस को शो करते हैं। अब कहते हैं कि इस पूरी समिट का फायदा क्या होगा, तो कहते हैं स्पेस बेस्ड इकोनॉमी में ज्वाइंट इनोवेशन को आप प्रमोट कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को इंकरेज कर पाएंगे, आपके जो कॉपरेशन है अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर उसे प्रमोट कर पाएंगे, एंड इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हम प्रमोट कर पाएंगे। मोर ओवर जब कैपेसिटी बिल्डिंग होगी इससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा और इससे जॉब और एम्प्लॉयमेंट आपकी जनरेट होगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक फॉर्मल स्पेस बेस्ड कॉपरेशन के ऊपर फ्रेमवर्क बिल्ड करने की आपको जरूरत है, जहां पर आप कॉमन स्टैंडर्ड्स को बिल्ड कीजिए स्पेस सस्टेनेबिलिटी को लेके, एंड ज्वाइंट सैटेलाइट मिशंस को यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, एंड जिससे कहीं ना कहीं आपस में देशों की इंटरकनेक्टिविटी और बेटर हो पाएगी। तो ये दो आपके क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ट्रॉमा केयर की। ट्रॉमा क्या होता है, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया यहाँ पे सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रॉमा केयर आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है। अब जो गोल्डन आवर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन को कोई इंजरी हुई है, तो वहां पे आप ये कह सकते हो उसको जो स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट दिया जाता है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, उसे ट्रॉमा केयर कहा जाता है। तो यहाँ पे इससे आप डेथ एंड डिसेबिलिटी को कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैसे इंडिया के अंदर आर्टिकल 21 के अंडर इसे आप ट्रेस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हो, चाहे गुड स्मार्ट गाइडलाइंस हो या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो, इन सभी ने कहीं ना कहीं ट्रॉमा केयर को होलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। बट इसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार रिस्पॉन्स में आपको डिले देखने को मिलता है जिसमें मोर्टालिटी रेट इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेजरली सिटीज के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। जो गुड स्मार्टियन प्रोटेक्शन है उसको हम होलिस्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। अब जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में कोई हेल्प करता है, तो उस केस में यहाँ पर कई बार आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। तो वो एक प्रॉब्लम है। एक नेशनल रजिस्ट्री आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है और स्टेट्स की कैपेसिटी भी कहीं ना कहीं लैक करती है। अब आप 112 नंबर पे कॉल करो तो उसमें आपको जैसे मल्टीपल ऑप्शन एक जगह पर मिल जाते हैं, बट हर जगह पे ये इंप्लीमेंट नहीं हो रखा, तो वो भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो प्रधानमंत्री राहत स्कीम हो, 112 नंबर हो, या आपके डिफरेंशियल लेवल ऑफ लाइक स्टैंडर्डाइज्ड एम्बुलेंस हो, तो या आपकी जैसे बेसिक होगी, एडवांस लेवल हो गया, दो अलग अलग टाइप की एम्बुलेंस, जिस तरह के आपके एक्सीडेंट है या किसी तरह की आपके लाइक कोई इंसिडेंस हुआ उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्पैच किया जा सकता है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस को ठीक से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एंड मोर ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका बेनिफिट ये होगा कि भाई इस एक्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये फंडामेंटल एक राइट होगा जिसको लोग कहीं ना कहीं मांग सकते हैं स्टेट से। इससे अकाउंटेबिलिटी और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी एंड स्टैंडर्डाइज होगा आपका ट्रॉमा केयर, एंड इससे इमरजेंसी रिस्पांस भी और बेटर हो पाएगा अगर एक्सट्रीम गाइडलाइंस आपकी यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी हम बूस्ट कर पाएंगे एंड अकाउंटेबिलिटी को भी और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, सबसे पहले ट्रॉमा केयर को लेके एक अच्छा ऑपरेशनल नेटवर्क आप बिल्ड कीजिए। आप यूनिवर्सल फोन नंबर जैसे 911 आप देखते हैं यूएस के अंदर, तो ऐसा ही 112 आपका हो सकता है। आप एम्बुलेंस के अंदर जीपीएस और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंश्योर कीजिए। आप जो ट्रॉमा सेंटर है
इनकी लाइक जो स्प्रेड है उसको और बेटर कीजिए। मोर ओवर आपको एक रजिस्ट्री बिल्ड करनी चाहिए जिससे आप अपनी कमियों को समझ पाएं और उन कमियों के ऊपर वर्क कर सकें, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। एंड साथ के साथ ये जैसे जो लोग हेल्प करने आते हैं उनको किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए बात करते हैं ग्रिड इंडिया की। तो अभी रिसेंटली हमारी जो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने ये कहा, ग्रिड इंडिया ने, कि भाई इस साल अलिनो है एंड इसकी वजह से इंडिया में मानसून कम रहेगा, जिसकी वजह से हाइड्रो पावर जनरेशन कम होगी। तो हाइड्रो पावर को और ज़्यादा बेटर करने के लिए, मतलब सॉरी, हाइड्रो पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें कमी आएगी, तो उस चीज़ से बेटर वे में निपटने के लिए हमें यहाँ पे फोकस करना होगा गैस बेस्ड आपकी एनर्जी जनरेशन के ऊपर। तो इसमें कंबाइंड साइकिल गैस टरबाइन और ओपन साइकिल गैस टरबाइन, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। अभी इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी 6 to 7% है, बट आपके पीक के टाइम पे ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, आप जितनी चाहे उतनी पावर जल्दी से जनरेट कर सकते हैं और उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, जिससे ग्रिड स्टेबिलिटी आपकी बनी रहती है और ट्रांजिशनल फ्यूल के तौर पे ये आपका एक्ट करता है। अब इस साल जिस तरह से रेनफॉल आपकी कम हो रही है, तो उस समय कहीं ना कहीं आपकी ये एलपीजी को हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि भाई अभी हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी वैसे भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इज आर प्राइम फोकस रादर देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कहा जा रहा है कि भाई वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एलएनजी सप्लाई के ऊपर डिसरप्शन है। मोर ओवर एलएनजी के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो रखे, तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन आपकी इनसफिशिएंट है इस डिमांड को मीट करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि भाई देखो, गवर्नमेंट ने वैसे तो इनिशिएटिव कई लिए हैं, नेशनल गैस ग्रिड एक्सपेंशन के ऊपर फोकस किया, हेल्प के ऊपर फोकस किया, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इंडियन गैस एक्सचेंज है एंड इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान है। तो ये सब चीजें हमने फोकस की हैं, बट अभी इसको और ज्यादा दुरुस्त वे में हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो कहते हैं देखो, गैस को यूज करने से आपके पास एक आपके पीक को मीट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है ये, क्योंकि अभी इससे बेटर हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोल के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी इससे कम होगी, कहीं ना कहीं इससे जो विंड और सोलर एनर्जी के बीच में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में, उसको हम दूर कर पाएंगे एंड ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को भी हम कम कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, बट इसके लिए हमें एलएनजी के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना होगा, कुछ अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होगा एंड बैटरी एनर्जी को हमें फोकस करना होगा, बास सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा ताकि जो विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसको ठीक से यूज कर पाए। मोर ओवर यहाँ पर इंप्रूव करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी फोरकास्टिंग को और स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना होगा ताकि फ्यूचर में हम इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करें। तो यहाँ पे ये दो आपके क्वेश्चंस है, मेन से और प्रीलिम्स से रिलेटेड, इन्हें आप देख सकते हैं। आज की डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।